हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जी आप एकदम बढ़िया हैं और बढ़िया तरीके से ही अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं। आज प्यारे दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी केसेट 2021 का कॉमर्स का पेपर जो कि हाल ही में कंडक्ट करवाया गया है। एक इंपॉर्टेंट पेपर है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कॉमर्स के अंदर क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, क्या क्वेश्चंस का लेवल चल रहा है विद रिगार्ड टू असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस। तो अगर आप किसी भी कॉमर्स से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पेपर एक बार जरूर देखना चाहिए, एक बार जरूर सॉल्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आपने जो तैयारी अब तक करी है उससे आप इस पेपर को क्या सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो जरूर देखिए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको अपनी तैयारी के अंदर लाने की जरूरत है। तो आइए जी इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपके लिए हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी डिटेल में, टेस्ट सीरीज के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप आरपीएससी, एबीएसटी, ईएफएम, बीएडीएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप यूपीएचईसी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं जी, तो भी हमारे पास आपके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इस पार्ट के अंदर मैं आपसे 7 यूनिट्स के सवाल डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल 70 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और बाकी के जो 3 यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं सिलेबस के अंदर, जो बाकी के 3 यूनिट्स बचते हैं उनके सवाल आपके साथ विशाल सर डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के बाद मैं चला जाऊंगा और वो आ जाएंगे और अपने सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल पार्ट 1 के जो सवाल हैं जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो अपना स्टार्ट यहां पे करते हैं। तो चलिए आइए जी शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल है असर्शन रीजनिंग का, डेलिब्रेट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां पे हमारे बीओपी अकाउंट की बात चल रही है कि हमारा बीओपी अकाउंट जो है कई बार डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है, हमारे कई बार खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हमारे पास रिसीट्स इतनी नहीं होती, तो यहाँ पे हमें उसे इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है। रीजन दिया गया, लेफ्ट टू देमसेल्व्स मार्केट फोर्सेस मे नॉट हेल्प इन करेक्टिंग द डिसइक्विलिब्रियम। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर आप मार्केट पे छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपका इक्विलिब्रियम एकदम से अटेन ना हो पाए और आपकी गवर्नमेंट जो है उसे बीच में कई बार इंटरफेयर करना पड़ता है इक्विलिब्रियम लाने के लिए। तो इसीलिए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा कि दोनों करेक्ट हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए जी अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग का सवाल है। पीएमआई आपका होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये बेसिकली आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका इंडिकेटर होता है। सीसीआई है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। पीएलआई ये है आपके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और सीपीआई आप सभी जानते हैं इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि इन्फ्लेशन को मेजर करता है। तो यहां पे करेक्ट मैचिंग जो हमारी बन रही है जी वो बन रही है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का इनमें से कौन सा पिलर नहीं है। देखो 5 पिलर्स हैं जो कि मोदी जी ने बताए हैं आत्मनिर्भर भारत के। इसके अंदर आपकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी और डिमांड जो है आते हैं। अब यहां पे प्राइवेटाइजेशन जो है वो इसका एक पिलर नहीं है, इसीलिए आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डैश वाज फॉर्म्ड टू फैसिलिटेट क्विक ट्रांसलेशन ऑफ एफटीए अप्रूवल्स एंड इंप्लीमेंटेशंस, provide a proactive one-stop after-care service to foreign investors by helping them obtain necessary approvals। तो एक बार आपको एफटीए का अप्रूवल मिल गया, बाद में फटाफट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, इसके लिए सरकार ने बनाई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी, FIIA, और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए का होना चाहिए। अगला सवाल है जी, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप इन द कंट्री रिजल्ट्स इन। तो प्यारे दोस्तों, हमारे देश के अंदर वर्किंग एज की पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं और इसे नाम दिया जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। चलिए अगला सवाल है,
Dash is a self-regulating business model that helps a company be socially accountable to itself, stakeholders and the public. तो यहाँ पे आपसे सीधी सीधी डेफिनेशन जो है पूछ रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके स्टेक होल्डर्स के प्रति, पब्लिक के प्रति, और इसीलिए आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी का। चलिए अगला सवाल है, फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी एंड वाइस वर्सा फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड इनविजिबल्स इज नोन एज। तो आप गुड्स के लिए या फिर इनविजिबल्स के लिए बेसिकली करंट अकाउंट की जो आपकी बीओपी की ट्रांजैक्शंस होती है उनके लिए डोमेस्टिक करेंसी को आसानी से कन्वर्ट करा सकते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर। इसे बोला जाता है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जो कि इंडिया में अलाउड है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहां पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है जी, a commercial enterprise that operates substantial facilities does business in more than one country and ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, does not consider any particular country its national home। उसकी कोई भी कंट्री घर नहीं होती, सभी कंट्रीज के अंदर वो फैली हुई है। और इस कंट्री, इस टाइप की कंपनी को हम क्या नाम देते हैं जी? इस टाइप की कंपनी को हम ट्रांसनेशनल कंपनी के नाम से बुलाते हैं, और इसीलिए आंसर ऑप्शन सी बनेगा। तो काफी मिलती जुलती टर्म्स हैं ये आपके लिए, और आपको इनका जो डिफरेंस है वो यहां पे क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके लिए जी, मैच द फॉलोइंग का। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कि काफी सारे सवाल हमारे अब नेट के लेवल के यहां पे पूछे जा रहे हैं। पहले बहुत सीधे, बहुत डायरेक्ट सवाल हम स्टेट एग्जाम्स में देखते थे, बट अब धीरे धीरे वहां पे भी जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ता जा रहा है, और यहां पे भी आपको असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिलते हैं। मैच करना है जी एब्सोल्यूट एडवांटेज, बेसिकली आपकी इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी थ्योरीज हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो हमारे पास है वो हमें दी है जी एडम स्मिथ ने, और कंपैरेटिव एडवांटेज दी है डेविड रिकार्डो ने, और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जुड़ी है एक्सरॉलिन से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो है वो हमारी जुड़ी है रेमंड वर्नन से, और नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी जो हमारी है वो यहाँ पे हमारे पास पॉटर से जुड़ी हुई है, और इसीलिए हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर सी का। चलिए अगला सवाल है, विच प्रिंसिपल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, says that internal taxes and duties as applied to domestic products must also be accorded to imports। तो जो आप अपने देसी सामान पे टैक्सेस लगा रहे हो वो बाहर से आने वाले सामान पे भी लगाने चाहिए। इसे बोला जाता है WTO का नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। बाहर से कोई इंपोर्ट किया हुआ सामान भारत में एंटर कर गया, अब उसे हम डोमेस्टिक सामान पे, डोमेस्टिक सामान की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं, उस पे भी वही सब टैक्सेस वगैरह अब हम लगा देने वाले हैं, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी अगला सवाल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस दे रखा है। आइए छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं। ऐसे सवालों के लिए ना फटाफट से एक अकाउंट बना लो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बताइए इसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? सर कैसी बात करते हैं, ये तो हमें क्रेडिट साइड पे दिखेगा, और इसीलिए इसका जो बैलेंस है हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे बैलेंस? 45,000, क्यों ओपनिंग में 45,000 का प्रोविजन पड़ा हुआ है, और कैरी डाउन हमने कितना किया? 30,000 का कैरी डाउन किया, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि हमने इस साल जो इनकम टैक्स पे किया वो 25,000 का पे किया, यानी कि 25,000 हमने इस प्रोविजन में से निकालकर पे कर दिया। अब इसमें से कुछ निकालना है, क्रेडिट बैलेंस में से कुछ निकालना है, तो उसे यहाँ डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने इनकम टैक्स पे कर दिया। अब ये अकाउंट आपका टैली करना चाहिए। ये 45,000 इधर टोटल बन रहा है और इधर 55 बन रहा है, तो इधर भी अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? इधर भी 55,000 का ही टोटल बनाना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगी 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए की हमने इस बार और प्रोविजन जो है क्रिएट करी है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए जी अगला सवाल पार्टनरशिप अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है, और गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो डिसीजन है उससे जुड़ा सवाल है जी। कह रहे हैं कि गार्नर वर्सेस मुरे के डिसीजन से पहले ट्रेडिंग लॉस और कैपिटल लॉस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता था। तो गार्नर वर्सेस मुरे की इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि बताती है कि अगर आपकी पार्टनरशिप के अंदर लॉस अराइज हो रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट हमें करना है, कैसे पार्टनर्स उसे बियर करेंगे उस लॉस को। तो यहाँ पे इस जजमेंट से पहले कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता था ट्रेडिंग लॉस और कैपिटल लॉस के बारे में, तो ये बिल्कुल सही बात बता रखी है। और सेकंड स्टेटमेंट है पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, और इसीलिए आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी का बनेगा।
चलो जी, सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 डील्स विद। हालांकि अब कंपनीज एक्ट 1956 पे सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि अब कंपनीज एक्ट 2013 हमारे पास आ गया है। वैसे आपका 211 जो सेक्शन है वो डील करता है बैलेंस शीट और पीएनएल से, और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए का बनेगा। चलिए अगला सवाल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। When the cost incurred on recruiting, training and developing the employees, आपने एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट किए, उनको ट्रेनिंग दी, डेवलपमेंट कराई, उस पर खर्चा किया आपने, और इसी खर्चे को आप अपनी एम्प्लॉइज की वैल्यू मान लेते हैं। इस अप्रोच को क्या नाम दिया जाता है? इस अप्रोच को हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच नाम दिया जाता है कि आपने जो खर्चा करा एम्प्लॉइज के ऊपर वही आपने उनकी कॉस्ट अकाउंट फॉर कर ली। चलिए अगला सवाल, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन मॉडल्स हैं और उनके प्रोपाउंडर्स हैं, और यहां पे हमें करनी है जी इनकी मैचिंग। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो ये हमारा विलियम सी पायल से जुड़ा हुआ है और इसे हम 3 से मैच कर देंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच जो है वो हमारी रेंसिस लिकट से जुड़ी हुई है, तो A3 और B4 अगर आप मैचिंग करेंगे तो आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी शोज एक्चुअल सेल्स आर मच मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ही ये होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो बिल्कुल सही है असर्शन आपकी। रीजन है इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ब्रेक इवन सेल्स का एलिमेंट आ रहा है। अगर आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो उस केस के अंदर जो ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी। आपने दाम बढ़ा दिया तो आप कम लेवल पे भी ब्रेक इवन कर जाएंगे, और इसीलिए यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें ब्रेक इवन सेल्स के कम होने से ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका इंक्रीज कर जाएगा। नो इफेक्ट कहना यहां पे गलत हो जाएगा, और इसीलिए आंसर जो बनने वाला है यहां पे वो बनने वाला है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोवाइड्स द स्कोप फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से ऑडिट के अंदर ये स्कोप रहता है कि आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करने से पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं, और इंटरिम ऑडिट करके आपको पता चल सकता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ प्रॉफिट अगर निकल कर आ रहा है तो उसके बेसिस पे आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, और इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए अगला सवाल मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज को क्लासिफाई करना है जी। तो कैपिटल गियरिंग रेशो ये बेसिकली आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से ये आपकी जुड़ी हुई है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो आपकी एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कितनी कमाई, प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ी हुई है। एसिड टेस्ट रेशो जो है वो आपकी लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से जुड़ी हुई है, और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन सी का बनेगा। चलिए अगला बहुत सीधा सवाल है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। तो रोनाल्ड फिशर ने ये टेक्निक को डेवलप किया था, और इसीलिए आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय। तो सीक्रेट रिजर्व्स जो है जनरली क्रिएट करना अलाउड नहीं होता, बट केवल हमारी जो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए ये रिजर्व्स को बना सकती हैं, यही मेंटेन कर सकती हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता, और इसीलिए आंसर जो है ऑप्शन डी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, दिस इज एडवोकेटेड बाय। तो कह रहे हैं कि आपका जी कॉस्ट ऑफ डेट भी सेम रहेगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा हमें कहती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये आपको कहती है कि डेट जो है आपका उसकी कॉस्ट सेम है और आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो भी सेम है। अगर आप डेट बहुत ज्यादा बढ़ाने लग जाओगे तो आपकी इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और नेट रिजल्ट यही निकलेगा कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट ही रह जाएगी। तो ज्यादा डेट बढ़ाने से आपको कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, और इसीलिए हमारा आंसर यहां पे ऑप्शन सी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, बॉन्ड्स दैट पे सम स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इन फ्यूचर इन एक्सचेंज फॉर करंट प्राइस टुडे आर कॉल्ड। तो आप आज कुछ पैसे दे रहे हैं और आपको फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करी हुई है, जो कि अगेन एक पॉपुलर क्लासिफिकेशन नहीं है बॉन्ड्स का, आपको ये प्रॉपर्ली कहीं नहीं मिलेगा। कम्यूटेड बॉन्ड्स, मैच्योरिटी बॉन्ड्स, यील्ड बॉन्ड्स, ये बेसिकली टर्म्स है जो कि बॉन्ड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। बट हाँ, एक क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है वो है जीरो कूपन बॉन्ड्स की। इसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कूपन रेट जीरो रहता है, बट आप इनको सस्ते में खरीदते हैं और रिडम्पशन पे आपको ज्यादा वैल्यू मिल जाती है, और इसीलिए ये अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का बन सकता है।
चलिए अगला सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं कि एमएम की जो प्रोपोजिशंस हैं उनकी अजम्पशन कौन सी नहीं है। देखो ऑप्शन ए उनकी अजम्पशन में आती है, ऑप्शन डी भी उनकी अजम्पशन में आती है, बी और सी को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे दुविधा है। अब ऑप्शन सी कहती है नॉमिनल टैक्सेस एग्जिस्ट। अब एमएम मॉडल जो शुरू में आया था उन्होंने नॉमिनल टैक्सेस को इग्नोर किया था, बाद में उन्होंने इसे कंसीडर किया था, तो ये आंसर भी आपका बन सकता है। और ऑप्शन नंबर बी कह रही है कि फर्म सारी अर्निंग्स अपनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फर्म अपनी सारी अर्निंग्स जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, अर्निंग्स को किस तरीके से बांटा जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड इररेलेवेंस की ये बात करती है। तो बी और सी जो है वो हमारे पास आंसर जो है अप्रोप्रिएट बन सकती है। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लग रही है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या आंसर लग रहा है। आपका जो आंसर आपको लग रहा है वो रीजन के साथ हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल है, जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट्स, एनपीवी जीरो। एनपीवी आपका जीरो ऐसा कब होता है? ऐसा आपका होता है आईआरआर के ऊपर। आईआरआर वो रेट है जहां पे आपका एनपीवी जीरो होता है। तो अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर बराबर हो जाएंगे तो आपका एनपीवी जीरो हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का इस्तेमाल कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने में। तो फर्म कितना ज्यादा रिस्क यहां पे ले रही है? यहां पे छोटे पीरियड के लिए पैसा लिया और उसको लंबे पीरियड के एसेट्स में लगा दिया। पैसा जब आपको जल्दी वापस करना पड़ेगा फिर कहां से उस एसेट से पैसा रियलाइज कर पाओगे? फर्म ऐसा समझ नहीं रही है, वो अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रही है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन बी का यहां पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है जी, हमें यहां पे इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, एमआईजीए। तो सबसे पहले बना जी हमारा आईबीआरडी, फिर बना हमारे पास हमारा आईएफसी 1956 में, आईडीए बना 1960 में, और मीगा जो है 1988 में, और यही करेक्ट ऑर्डर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। चलिए अगला सवाल है, डैश डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ऑल एसेट्स एंड पोर्टफोलियोज ऑफ एसेट्स इन द इकोनॉमी। तो यहां पे आपसे सवाल पूछ रहे भाई कौन सी लाइन होती है जो कि सारे एसेट्स या फिर पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स जो है इकोनॉमी में उनको डिनोट करती है। तो सी और डी को तो आप काट ही दो, ए और बी में से आपको चूज करना है। और प्यारे दोस्तों याद रखिए, सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है ना वो डिनोट करती है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ऑल द एसेट्स एंड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स इन द इकोनॉमी, और इसीलिए आंसर ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला सवाल मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और सबसे पहले हम देख रहे हैं विलियम एफ शार्प का नाम। विलियम एफ शार्प जो है वो आपकी सीएपीएम मॉडल से जुड़े हुए हैं, तो इसको आप 3 से मैच कर देंगे। और मार्कोविट्स आपकी पोर्टफोलियो 3 से जुड़ी हैं तो आप इनको 4 से मैच कर देंगे। वॉल्टर मॉडल आपका डिविडेंड से जुड़ा है तो आप 1 से मैच कर देंगे। बॉमल जो मॉडल है कैश मैनेजमेंट से जुड़ा है तो इसे 2nd से मैच कर देंगे, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर की मैचिंग बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर बी की। चलिए अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं। आपने बाहर पैसे भिजवाने हैं दूसरे देश के अंदर, आपको स्विफ्ट कोड मेंशन करना पड़ता है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और इसीलिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी का यहां पे बनने वाला है। चलिए अगला सवाल है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर बेसिकली डिजाइन्ड टू हेल्प प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। तो हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो हैं, आप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस को एड करता है। तो यहां पे एक किसान जो है उसे अपनी गेहूं बेचनी है, वीट बेचनी है, और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आज ही एंटर कर जाता है तो उसका फ्यूचर का प्राइस आज ही फिक्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्राइस है उसकी फिक्सेशन हो गई, उसकी डिस्कवरी हो गई। तो यहां पे प्राइस डिस्कवरी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बनता है जी डेरिवेटिव्स का। रीजन दे रहे हैं, इन अ प्राइस डिस्कवरी प्रेजेंट प्राइसेस विल डिटरमाइन द फ्यूचर प्राइसेस। ये रीजन मुझे कुछ खास नहीं जमा। प्राइस डिस्कवरी की जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है उसको देख के पता चलता है कि फ्यूचर के अंदर वीट का दाम क्या हो सकता है। तो यहां पे हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फ्यूचर के स्पॉट प्राइसेस का आइडिया देता है मेरे अकॉर्डिंग तो, और इसीलिए रीजनिंग मुझे इतनी सही नहीं लग रही है, और मेरे अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है, बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियली कंफ्लिक्ट क्रिएट कराया जाता है और रोल असाइन किए जाते हैं अलग अलग इंप्लॉइज को, उसके अकॉर्डिंग वो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन बी भी सही है। इट इंप्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड एटीट्यूड चेंज,
तो बिल्कुल अगर आप इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे, आपका एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है एक दूसरे के प्रति। एवरी एग्जीक्यूटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्ले हिज रोल इफेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुझे थोड़ी सी वेग लग रही है, जनरल सी लग रही है, इस टेक्निक से जुड़ी हुई नहीं लग रही, और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर बनना चाहिए। पर अगेन माय डियर फ्रेंड्स, अभी ऑफिशियल आंसर्स मेरे पास नहीं है। अगर आपको लगता है कि आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप अपना आंसर भी जरूर हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए और उसका रीजन भी जरूर बताइए कि क्यों आपको ऐसा लगता है। चलिए अगला सवाल है, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, सारी पावर ऊपर लोगों ने रखी हुई होती है, और कुछ होती हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, सारी पावर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पे बटी हुई होती है। तो क्या डिटरमाइन करता है जी आपका डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? नेचर ऑफ द अथॉरिटी डेलीगेटेड, हाउ फार डाउन इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज डेलीगेटेड, हाउ कंसिस्टेंटली इट इज डेलीगेटेड। तो बिल्कुल आपकी किस तरीके से अथॉरिटी को कितना ज्यादा डेलीगेट किया गया है, क्या कंसिस्टेंटली डेलीगेट किया गया है, ये सारे हमारे डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को डिटरमाइन करेंगे, और इसीलिए आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए का यहां पे बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है मैच द फॉलोइंग का सवाल। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स आपको यहां पे दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रोग्राम्स आपको दे रखे हैं एक लिस्ट के अंदर, और दूसरी लिस्ट में दे रखी है आपको इनके मीनिंग और इनकी करनी है हमें मैचिंग। तो आइए जी देखते हैं कैसे मैचिंग यहाँ की बनने वाली है। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे आर बेसिकली गोल्स टू गाइड द एफर्ट, और पॉलिसीज हमारे पास जो है, पॉलिसीज हमारे पास क्या है जी, पॉलिसीज हमारे पास गाइड करती है हमारे एक्शन को, कि अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, वो आप पॉलिसी देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो बताती है किस तरीके से आपको काम करना है। प्रोग्राम इज द सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज, की किस तरीके से आपको कोई प्रोग्राम जो है वो करना है। तो इसीलिए यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। तो काफी आपको हो सकता है लगे कि मिलती जुलती टर्म्स हैं, मिलते जुलते मीनिंग्स आपको लग रहे हैं, खासकर प्रोसीजर और प्रोग्राम के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगेन ऐसे सवालों में हमें मैचिंग करके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे पहुंचना होता है। चलो अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन दी है लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे बिल्कुल सही बोला गया कि लाइन और स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकता है। लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर जो है दोनों की ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकती है। तो यहां पे कह रहे हैं ओरिएंटेशन इज नॉट डिफरेंट, तो नॉट डिफरेंट कहना गलत है, दोनों की डिफरेंट हो सकती है और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो असर्शन यहां पे सही है बट रीजनिंग सही नहीं है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए का होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज परसेप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआरएम। परसेप्शन होता है कि किसी भी चीज को जो कि आपके एनवायरनमेंट में हो रही है, किसी भी घटना को जो कि आपके एनवायरनमेंट में हो रही है, आप उसे कैसे मीनिंग असाइन करते हैं, कैसे आप उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए यहां पे आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए का बनना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द 7 पॉइंट प्लान फॉर टेकिंग बेस्ट इंटरव्यू मेथड। तो बेस्ट इंटरव्यूज लेने के लिए जो 7 पॉइंट प्लान इंट्रोड्यूस किया है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस किया है जी प्रोफेसर रॉजर्स ने, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। तो ये सारे पॉइंट्स का जिक्र जो उन्होंने किया हुआ है, जैसे फिजिकल मेकअप है, अटेनमेंट्स है, इंटेलिजेंस है, इंटरेस्ट है, सर्कमस्टांसेस है, इन सभी पॉइंट्स का उन्होंने जिक्र किया है। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री एक एम्प्लॉय का हर तरीके से आप जो है अप्रेजल कर रहे हैं, हर नजरिए से अप्रेजल कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं पीयर से भी, सबऑर्डिनेट से भी और सुपीरियर से भी, और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके पास है जी, यहाँ पे सिचुएशन और रेजिस्टेंस टू चेंज यहाँ पे आपको बता रखा है। बेसिकली आपको ये डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उनको आपको डिफरेंट लेवल से मैच करना है। तो हैबिट की अगर बात करें तो हैबिट आपकी इंडिविजुअल लेवल पे होती है। कोहेशन की बात करें, ग्रुप कोहेसिवनेस की हम बात करते हैं तो ये आपका ग्रुप लेवल पे आ जाएगा। पावर और कन्फ्लिक्ट की बात करें, पावर और कन्फ्लिक्ट ये आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल के कन्फ्लिक्ट होते हैं। और यहां पे लीडरशिप की अगर बात करें तो एक टीम जो है उसके लीडर होंगे, तो टीम लेवल पे आपका ये लीडरशिप जो है वो यहां पे आ जाएगा, और इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ये आपकी मैक्स वेबर से जुड़ी हुई है। तो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी का क्या मतलब है वो यहां पे पूछ रहे हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की ही बात करें तो वो बताती है कि एक हायरार्की ऑफ कमांड होगी जिसके अंदर आपके
प्रॉपर एक लीगल स्ट्रक्चर, एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो है बनाया जाएगा, एक हायरार्की होगी, एक पर्सन ऊपर होगा, एक पर्सन नीचे होगा, ऐसे प्रॉपर हायरार्की बनाई जाएगी। और इसीलिए यहां पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नॉर्म्स टेल मेंबर्स व्हाट दे ऑट एंड ऑट नॉट टू डू अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो आपके ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं जो कि बताते हैं मेंबर्स को क्या करना है क्या नहीं करना। Norms acts as a mean of influencing the behavior of group members with a minimum of external controls। तो अगर norms सही से चल रहे हैं तो आपके ग्रुप मेंबर्स उनको फॉलो करते रहेंगे और एक्सटर्नल कंट्रोल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि ग्रुप के ऊपर कोई बाहर वाला आके कंट्रोल लगाए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नॉर्म्स ही ग्रुप को सही तरीके से चला रहे हैं। तो रीजनिंग भी आपकी यहाँ पे सही है। अब असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, बट ये रीजन करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन बन रहा है असर्शन का कि नहीं बन रहा, ये मैं आपके ऊपर यहाँ पे छोड़ रहा हूं। मेरे हिसाब से आंसर जो है वो होना चाहिए जी ऑप्शन नंबर ए का, की एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। बट अगर आपको ऑप्शन बी लग रहा है तो आपको जो जस्टिफिकेशन लग रही है वो आप जरूर हमें कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। चलिए अगला सवाल है, द फर्स्ट बेसल कॉन्कोर्डेट वाज कंसर्न्ड विद। तो यहाँ पे बहुत नई सी टर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो प्यारे दोस्तों, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के बारे में आप सभी जानते हैं जी, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी फेब 1975 के अंदर हुई थी, और उसने जो पेपर इशू किया गया था उसको ये कॉन्कोर्डेट का नाम यहाँ पे दिया जाता है। और इसके अंदर प्रिंसिपल सेट आउट किए गए थे कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग होनी है, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैंक्स की जो है उसकी शेयरिंग कैसे होनी है, उसके ऊपर बातें करी गई थी बिटवीन द पेरेंट एंड होस्ट कंट्री सुपरवाइजरी अथॉरिटीज। तो एक बैंक जो है वो एक कंट्री में लोकेटेड है बट दूसरी कंट्री में भी उसके ब्रांचेस हैं, तो कैसे उसका सुपरविजन रहेगा इसके ऊपर बात करी गई थी। सो दिस इज गोइंग टू बी कंसर्न्ड विद ऑप्शन नंबर सी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग नेशनल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज। चलिए अगला सवाल, Indian economy could survive in the recent global recession due to its strong banking system. Indian economy contains a large amount of black money. तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सही है। इंडिया ग्लोबल रिसेशन से क्यों सही से जूझ पाया? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इंडिया का अच्छा था। इंडिया का आरबीआई बैंक्स को कहते हैं कि आप बेसल जो नॉर्म्स है उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करो, और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी भी बहुत ज्यादा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके कहीं ना कहीं सही बनती हैं, और रीजनिंग मेरे हिसाब से सही नहीं है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को तो कोई सही आंसर नहीं लग रहा इस सवाल का। आपको क्या लग रहा है वो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। खुसरो कमेटी जो है वो एग्रीकल्चर रिव्यू से आपकी जुड़ी हुई है, गोपोरिया कमेटी जो है वो कस्टमर सर्विसेज से जुड़ी हुई है, घोष कमेटी जो है वो बेसिकली आपके जुड़ी है फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस इन बैंक से, और नायक कमेटी जुड़ी है आपकी क्रेडिट से, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स वगैरह से जुड़ी हुई है। और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट मैचिंग बनती है, जो कि मुझे किसी ऑप्शन में नहीं दिखी। बट अगेन आपको जैसा लगता है, क्या आंसर आपको लगता है इसका, वो आप जरूर हमें कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। अगला सवाल बेहद आसान सवाल, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ ही लेते हैं। ब्रेटन वुड ट्विंस किसे बोला जाता है? ब्रेटन वुड्स दो भाई हैं जी, एक वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है आईबीआरडी, और इसीलिए आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, असर्शन दी है, RBI is interested with the management of the public debt and issue of new loans and treasury bills on behalf of the central or state government। तो RBI पब्लिक डेट मैनेजिंग अथॉरिटी है बेसिकली हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो असर्शन सही है। और रीजन में कह रहे हैं गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, बट रीजन क्या असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा, और इसीलिए आंसर ऑप्शन बी का होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एरडा? जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी जुरिस्डिक्शन किस पे नहीं होगी? तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो इस पे एक आर्टिकल मिला मुझे हिंदू के अंदर, उसमें बता रखा है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके ऊपर इरडा का कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। इस आर्टिकल का लिंक भी यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। चलिए अगला सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आपको मैचिंग करनी है। तो ये आपकी सिंपली कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, आरबीआई से जुड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं कि कैसे बैंक्स पे कंट्रोल लगाया जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो मेजर्स की टेक्निक्स की हम बात करते हैं जी।
तो एक तरफ है जी बैंक रेट, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ डिस्काउंटिंग रेट, जिसपे कमर्शियल बैंक्स डिस्काउंटिंग वगैरह करवाते हैं, आरबीआई से लोन्स वगैरह लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई बाइंग सेलिंग करता है जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। वेरिएबल रिजर्व रेशो के कितने रिजर्व्स मेंटेन करके रखने हैं बैंक्स को, तो दिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद एक्सेस रिजर्व्स। मॉरल सुएशन, बेसिकली मॉरली भी कई बार आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को समझाता है क्रेडिट के बारे में, और दिस इज गोइंग टू बी अ क्वालिटेटिव मेथड, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, कुछ परसेंटेज कुछ रेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बेसिकली एडवाइस दी जा रही है, क्वालिटी एडवाइस दी जा रही है, और ये क्वालिटेटिव मेथड में आपका आ जाएगा, और इसीलिए आंसर जो है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए अगला सवाल, असर्शन दी है इंक्रीज इन एनपीएस ऑफ द बैंक्स रिजल्ट्स इन टैक्स पेयर अल्टीमेटली शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये स्टेटमेंट बहुत गहरी लगी मुझे। देखो ये कह रहे हैं कि एनपीए अगर बढ़ेंगे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर आपके बढ़ रहे हैं, बैंकों के बैड डेट्स बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, रीजन पढ़ते हैं। गवर्नमेंट रिलीजेस द मनी टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर रिकैपिटलाइजेशन। देखो जी कहानी ये है कि आपके जो बैंक्स हैं उनका मालिक कौन है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी मालिक है सरकार। ठीक है, सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है टैक्स पेयर से, हम जो टैक्स जमा करा रहे हैं सरकार को, वही पैसा सरकार को मिल रहा है जी। अब ये बैंक्स अगर डूबते हैं, बैंक्स को नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट को इनकी भरपाई करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इनको पैसे देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है, टैक्स पेयर से आ रहा है। तो ये साइकिल जो है यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, और इसी साइकिल के मुताबिक आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन सकता है। आपको क्या लगता है, आप इससे सहमत है या नहीं, हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल, आपको स्टेटमेंट्स दी हैं कुछ और आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जी। यहां पर देखो, यहां पे आप सभी स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर लेना, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाली, वो मुझे गलत लग रही है। कहा गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रेदर देन होल्ड इट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब आप खुद लिक्विडिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं पैसा मेरे पास रहे, आप नहीं चाहेंगे उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये गलत बनती है। 2 को अगर आप हटा दो तो आंसर ऑप्शन बी यहां पे बन सकता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास, एक ब्रांच ने सेंक्शन किया 1 करोड़ का लोन एक बोरोवर को, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क द ब्रांच इज टेकिंग। तो अगर आप इन सभी रिस्क को यहां पे पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये जानेंगे कि ये ब्रांच जो है कहीं ना कहीं ये सारे रिस्क ले रही है एक्सेप्ट मार्केट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, बट मार्केट रिस्क मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। देखो मार्केट रिस्क वो है कि आपने मार्केट में पैसा लगाया और वो पैसा आपका डूब सकता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आंसर डी नहीं कुछ और होना चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें अपना भी व्यू पॉइंट बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। चलिए जी अगला सवाल है, इज इट पॉसिबल टू रिवोक अ प्रपोजल मेड। अगर कोई प्रपोजल दे दिया उसे वापस लिया जा सकता है। हाँ, प्रपोजल को वापस लिया जा सकता है उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पे होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, सब्स्टिट्यूटिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए न्यू वन। न्यू का मतलब होता है नया, नया मींस नोवेशन, और इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, देखो ये होता है आपका इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है वो कोई और कर देगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आंसर ऑप्शन बी यहां पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, इन द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स अलोंग विद गुड्स व्हाट एल्स गेट्स ट्रांसफर्ड। तो यहां पे सेल ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन के अंदर आपका गुड्स के साथ जो प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप इन गुड्स है वो भी ट्रांसफर हो जाती है, और इसीलिए आंसर जो है यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, हमें कुछ सेक्शंस दिए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के और उन्हें उनकी करनी है हमें मैचिंग। तो बहुत ही आसान है, हम जानते हैं सेक्शन 10 हमारा जो है वो एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 17 हम जानते हैं, सेक्शन 17 आपका जुड़ा है फ्रॉड से, और सेक्शन आपका 18 जो है मिस रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है, और सेक्शन 31 बचा ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलो अगला सवाल बहुत ही आसान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रखी है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक की, करेंसी नोट नहीं आता, इसलिए आंसर ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का,
तो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ब्रीच हो जाता है तो अलग अलग रेमेडीज अवेलेबल रहती हैं, उसके ऊपर ये सवाल है। तो सेलर की रेमेडीज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसके पास दो रेमेडीज होती हैं, एक गुड्स के अगेंस्ट होती है और एक बायर के अगेंस्ट होती है। तो गुड्स के अगेंस्ट रेमेडीज के अंदर आपका राइट ऑफ लियन आता है। राइट ऑफ लियन का ये मतलब होता है कि वो पोजेशन छोड़े ही ना, गुड्स अपने पास ही रखे, तो सेकंड से मैच होगा। राइट ऑफ रीसेल, सामान को किसी और को बेच दे, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं किसी और को बेच दो। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, आपने सामान भिजवा दिया था बट आप लड़के को फोन करके वहीं पे गाड़ी रुकवा लो कि पैसे नहीं आ रहे, तुम सामान उसकी तरफ बायर की तरफ मत लेकर जाओ, तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। राइट अगेंस्ट बायर जो है वो होगा सूट फॉर प्राइस, की आप अपने प्राइस के लिए उसके अगेंस्ट केस फाइल यहां पे कर सकते हैं, और करेक्ट मैचिंग हमारी जो है वो यहां पे ऑप्शन नंबर डी की बनेगी। चलिए अगला सवाल है, कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस लाइक एनी अदर पार्टनर्स। तो बिल्कुल सही है, कंपनी एक अलग से एक पर्सन है और वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी बन सकती है। कंपनी को अलग से पर्सन माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, तो असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर आरटीआई इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। तो बेसिकली जो सीआईसी होते हैं ना आरटीआई के अंदर, वो किसके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं? वो आपके प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी कलेक्शंस इन इंडिया ड्यूरिंग द रीसेंट मंथ्स। तो जीएसटी के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सा सवाल कलेक्शंस के ऊपर पूछ रहे हैं। देखो मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं ना तो लगभग 1 लाख करोड़ के अराउंड जीएसटी की कलेक्शंस रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ भी देखेंगे तो आप इतनी वो देख रहे हैं, 1 लाख से 1,25,000 करोड़ के बीच में हमारी कलेक्शंस रहती हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ का ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला सवाल इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम इज। तो बेसिकली जो हमारा पीपीएफ का इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। जो पीपीएफ का इंटरेस्ट होता है जी वो बेसिकली आपका होता है एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए आंसर ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला सवाल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज ऑफ 62 इयर्स ऑफ एज, उसकी टोटल इनकम आपको दे रखी है 60 लाख। आपको निकालना है जी उसका टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब 60 लाख इनकम है, 50 लाख से ज्यादा है, तो ध्यान रखना है सरचार्ज का, कि सरचार्ज भी लगेगा। कितना लगेगा? 10% सरचार्ज यहां पे आपका लगेगा। तो सीनियर सिटीजन है तो स्लैब इनकी 3 लाख से शुरू होगी, उसके बेसिस पे आप नॉर्मल टैक्स निकालिए स्लैब रेट के हिसाब से, पहले 10%, पहले 5% सॉरी, फिर आपका 20% और फिर आपका 30%, इसके ऊपर 10% सरचार्ज ऐड किया, फिर इसके अंदर 4% से साइड किया और आपकी ये टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। आप खुद से जरूर इसको सवाल को एक बार सॉल्व करके देखिएगा। आंसर यहां पे हमारे अकॉर्डिंग बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए का। चलिए अगला सवाल है, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड म्यूचुअल फंड आर। तो बेसिकली जो हमारे यूटीआई और म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं वो यहां पे हमारे पास पहले एग्जेम्प्ट हुआ करते थे बट अब नहीं है, अब दे आर फुली टैक्सेबल, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट का जो रेट है जो कि एप्लीकेबल होगा हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की यूनिट के ऊपर अंडर सेक्शन 115 जेबी कितना होगा? तो प्यारे दोस्तों 115 जेबी सेक्शन के अंदर जो मैट का रेट बताया हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की यूनिट्स के ऊपर वो कम रखा गया है, वो 9% रखा गया है। देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात, अगर आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में तो जरूर पढ़ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल, लिस्ट 1 लिस्ट 2 की मैचिंग करते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम के सेक्शंस दे रखे हैं। 139 जो है मेन सेक्शन है रिटर्न ऑफ इनकम का, 139(3) जो है वो आपका जुड़ा है रिटर्न ऑफ लॉस से, 139(9) जुड़ा है डिफेक्टिव, अगर आपने गलत इनकम्प्लीट रिटर्न भर दी, 140A जुड़ा है सेल्फ असेसमेंट से, 144 जुड़ा है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कि आपका टैक्स ऑफिसर आप उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी असेसमेंट कर डालेगा, और इसीलिए आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। चलिए अगला सवाल है, रेट ऑफ सरचार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय अ फॉरेन कंपनी जिसकी नेट इनकम जो है 10 करोड़ से ऊपर है। अगर आपकी फॉरेन कंपनी की इनकम 10 करोड़ से यहां पे ऊपर है तो 5% जो है सरचार्ज का रेट रहता है और इसीलिए आंसर ऑप्शन बी बनेगा। चलिए यहां पे कुछ सेक्शंस दे रखे हैं मैट से जुड़े हुए। देखो मैट का जो सेक्शन है वो है 115 JB, मैट क्रेडिट का जो सेक्शन है वो है 115 JAA और इसीलिए ये 1 से मैच होगा।
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो जुड़ा है 115O से, ये डी नहीं होना चाहिए, ये ओ होना चाहिए। और ये है आपका टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स जो कि 115 क्या हुए के अंदर आता है। करेक्ट मैचिंग आपकी ऑप्शन नंबर ए की बनेगी। चलिए अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन हमें यहां पे दे रखी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज आइदर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज मोर। तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है तो एक तो आपको देखना पड़ता है जी एक्सपेक्टेड रेंट, और एक आपको देखना होता है एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं हायर ऑफ दी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, बट आप ये भी देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। तो अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं कर रहा, तो इन दोनों में से जो भी आपका हायर होगा आप उसे मान लेंगे आपका एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये बिल्कुल सही है। जीएवी of property not controlled by rent control act is the highest of municipal value, fair rent and actual rent। तो बिल्कुल यहां पे कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट पिक्चर से बाहर हो गया क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं कर रहा। हमें देखना है तीनों में से कौन सा ज्यादा है। इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपका जीएवी बन जाएगा। और इसीलिए यहां पे हमारा जो आंसर बनेगा कि दोनों ए और आर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल, मैक्सिमम डिडक्टिबल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसएससी हु इज अ सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन डी। देखो ये गलत है, सेक्शन 80D होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अगर 80D की बात करें तो सीनियर सिटीजन को 50,000 तक की डिडक्शन यहां पे मिल सकती है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन बी का यहां पे होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है जी, इंटरनेशनल टैक्स लॉस आर गवर्न्ड बाय। इंटरनेशनल टैक्स लॉस को कौन गवर्न करता है? तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इसकी बहुत सारी ट्रीटीज है इंटरनेशनल टैक्सेशन से जुड़ी हुई, और इसीलिए आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे पार्ट 1 मैंने एंड कर दिया है। उम्मीद करता हूं जो सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए हैं। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। आगे के सवाल नेक्स्ट पार्ट में विशाल सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ। Hello everyone, I hope all you are doing well. So we will continue our discussion of part 2. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन दी हुई है, डिसीजन मेकिंग इज ट्रूली इकोनॉमिक इन नेचर। असर्शन हमारी बिल्कुल सही है, हमारी डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक होती है। रीजन इसका दिया हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद प्रैक्टिस टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाई मैनेजमेंट। तो रीजन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स यही होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इंटीग्रेशन है जिसमें हमारी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें हम इकोनॉमिक थ्योरी का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी मैनेजमेंट है वो अपने जो डिसीजंस हैं उनको अच्छे से ले पाएँ। ठीक है, सो असर्शन भी यहाँ पर सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमें दी हुई हैं और टाइप ऑफ गुड दिया हुआ है, हमें इनको मैच करना है। तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में। राइट एंगल होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में। अपवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व हो जाता है बैट्स के केस में। बैट्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें कंज्यूमर्स प्रेफर नहीं करते हैं, यानी कि लाइक नहीं करते हैं, इन इस तरह की गुड्स को कंज्यूमर्स खरीदना पसंद नहीं करते हैं, उनको हम बैट्स गुड्स बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन हो जाता है इन केस ऑफ न्यूट्रल्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर के पास कम है या ज़्यादा है, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में वर्टिकल लाइन ये हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा दे दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से देख लेना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कुड द इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव। सो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा सीरियल्स के केस में। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो डिमांड है गुड्स की वो इनकम में चेंज होने से कितनी चेंज हो रही है, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड नहीं बढ़ती है। ठीक है, ये होता है इन्फीरियर और गिवन गुड्स के केस में। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सीरियल्स हो जाएगा। इस केस में जो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड की जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स देखने को मिलती है। ठीक है, सो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हेन द चेंज इन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू। तो इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन 1 होती है। जब चेंज इन प्राइस और जो टोटल रेवेन्यू है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इट विल बी ग्रेटर देन 1। सेम डायरेक्शन में होते तो ये लेस देन 1 होता।
ठीक है। MR के केस में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इलास्टिसिटी जब हमारी 1 होती है, जब MR हमारा 0 होता है। MR अगर पॉजिटिव यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो पॉजिटिव हो जाता है तो हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और MR जब नेगेटिव हो जाता है तो इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 हो जाती है। और इसी तरह से टोटल रेवेन्यू और चेंज इन प्राइस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सो इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। सो दैट्स वाई आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट है सम ऑफ इनकम इलास्टिसिटी फॉर ऑल गुड्स कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर मस्ट ऐड अप टू, तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1। सो जो शेयर होता है वेटेड सम ऑफ ऑल द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ऑल द गुड्स वो हमारा 1 के बराबर होता है, यानी कि बहुत सारी हमारे पास गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 गुड्स हैं, उन सभी की इनकम इलास्टिसिटी को अगर हम सम करेंगे तो उनका जो वेटेड सम आएगा वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट है द परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स वेरी इन द सेम प्रोपोर्शन इज नोन एज, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सो ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रिटर्न टू स्केल, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होते हैं कि जब हम इनपुट में इंक्रीज करते हैं, हम हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो इनपुट फैक्टर्स होते हैं, उनमें जब हम इंक्रीज करेंगे तो जिस परसेंटेज में हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिस प्रोपोर्शन में हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में अगर हमारा आउटपुट बढ़ता है सो इट इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसलिए आंसर आपका बी ऑप्शन यहां पर होगा। नेक्स्ट है इट इज रैशनल टू इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट व्हेन, सो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना रैशनल कब होगा, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 0 या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट इज 0। सो आंसर होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0। सो जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही यहाँ पर लेते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट होता क्या है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उससे हम अपनी जो भी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आती है, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास इकोनॉमी प्रॉफिट आ जाएगा। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अगर वो हमारे लिए पॉजिटिव है तो हमारे लिए वो एक सही प्रोजेक्ट हो जाएगा और एक वाइज डिसीजन होगा कि हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो वो हमारे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ये हमेशा ज़्यादा होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट से, क्योंकि इसमें से हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशंस टू द कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेंज इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज, तो हमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा। यहाँ पर मार्जिनल और इंक्रीमेंटल में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो एडिशन है कॉस्ट में वो हो रहा है जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी है उसके लेवल में हम चेंज कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से अपना प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसका लेवल ही चेंज कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारी एडिशनल एक्सपेंसेस हमारे पास आते हैं उसे हम कह देते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंक डिमांड कर्व इज स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली emerges बिकॉज ऑफ द assumptions दैट, तो किंक डिमांड कर्व जो है इसकी assumptions आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी बोल रहा है कि अदर फॉलो व्हेन वन सेलर डिक्रीजेज हिज प्राइस बट डू नॉट फॉलो व्हेन ही इंक्रीजेज हिज प्राइस। इसका मतलब है देखो किंक डिमांड कर्व जो है ये ओलिगोपोली का मॉडल है। ओलिगोपोली में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं होते हैं, 2 या 3 सेलर्स हैं। तो मान लो अगर 3 सेलर्स हैं, एक सेलर है वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, तो बाकी उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि उन्हें ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। कि एक सेलर ने अगर अपना प्राइस इंक्रीज़ कर दिया तो जो कंज्यूमर्स हैं वो उसके पास नहीं जाएंगे, बल्कि जो बाकी 2 सेलर्स बच के उनके पास आएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, अगर एक पर्टिकुलर सेलर है वो अपने प्राइस को डिक्रीज़ कर देता है, तो अगर वो डिक्रीज़ कर देता है तो जो बाकी 2 सेलर बच गए, कंज्यूमर्स उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको वो महंगा प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है। और कंज्यूमर्स जिसने डिक्रीज़ कर दिया है उसके पास आएंगे, तो बाकियों को भी वो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ जाता है। यही यहाँ पर बोला गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्योंकि जब आप प्राइस में इंक्रीज़ करोगे तो आपके कंपटीटर प्राइस में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो कंपटीटर को करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी फिर सेल्स नहीं होगी, उसका रेवेन्यू लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीक लोड प्राइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ। सो पीक लोड प्राइसिंग होती क्या है? पीक लोड प्राइसिंग होती है
उस केस में ये कंपनीज यूज़ करती हैं जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी भी गुड्स या सर्विसेज की जो डिमांड है वो यूजुअल डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, पीक पर चले जाती है, तो उस टाइम पर कंपनीज ज़्यादा प्राइस चार्ज करती हैं, कुछ प्रीमियम चार्ज करती हैं ताकि उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये जो पीक लोड प्राइसिंग होती है ये इलेक्ट्रिसिटी के केस में पॉसिबल है, टेलीफोन के केस में भी पॉसिबल है, सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में भी पॉसिबल है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज के केस में पॉसिबल नहीं होती है। बैंकिंग सर्विसेज में पीक लोड प्राइसिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बैंक है, उसमें मान लो रोज 10 सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, अगर वो 100 खुलने लग जाएंगे तो वो उसकी फीस नहीं बढ़ा देगा कि हमारी जो अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा खुल रहे हैं तो हम फीस बढ़ा देंगे। तो बैंकिंग सर्विस में पीक लोड प्राइसिंग नहीं होती है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं यहाँ पर पीक लोड प्राइसिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, as the sample size n increases, the distribution of a mean of a random sample taken from any population approaches a normal distribution is according to the, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम सैम्पल साइज n को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो होती है हमें यही बताती है कि जैसे जैसे हम अपना सैम्पल साइज इंक्रीज करते हैं हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होता हुआ चला जाता है, इरिस्पेक्टिव हमारा जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो जैसे ही हम सैंपल को इंक्रीज करेंगे हमारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जो है वो जाने लगेगी। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। नेक्स्ट है, फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ एन बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन है लूजेस इट्स डिस्क्रीटनेस, stays as it is, gives oscillatory values, and D है tends to Poisson distribution। so जैसे हम जो n है हमारा सैम्पल साइज है उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करते हैं, लार्जर वैल्यूज हो जाती हैं, सो जो नॉर्म हमारा बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि लिमिटिंग केस होता है बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हम अपने n को इंक्रीज करते हैं तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रिसर्च कंप्लीटेड इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इज नोन एज। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कौन सी रिसर्च होती है? ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी या फिर एम्पेरिकल। सो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये इसमें मेजर किया जाता है, और इसके लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, और जो भी हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स रहते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल इसमें होता है, इसलिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। स्टेटमेंट ए है, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएट्स इज 0 एंड द रैंक कोरिलेशन इज आल्सो 0, द टू वेरिएट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो स्टेटमेंट ए हमारी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो 0 होगा, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में 0 है तो वो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। स्टेटमेंट बी है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन द टू वेरिएट्स x एंड y विल बी ग्रेटर इफ द लार्ज सैंपल इज चूजन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि लार्ज सैंपल को लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच की जो कोरिलेशन है वो स्ट्रांग होगी, बल्कि जो लार्ज सैंपल होता है वो कोरिलेशन को वीकन करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं रॉन्ग हो जाएंगी, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली ने बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डी मोइवरे ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दिया था, नेमैन एंड पियर्सन ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस थ्योरी को दिया है, एंड कोलमोग्रोव ने मॉडर्न प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को दिया था। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक स्पेड को ड्रॉ करने की 52 कार्ड्स में से? सो 13 स्पेड्स होते हैं। ठीक है, 13/52 1/4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर।
Next question is the organization of large volumes of information into clusters of data based upon user requirement is called. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं डेटा माइनिंग, पब्लिशर्स डेटा, स्टेटिस्टिकल डेटा एंड रेफरेंस डेटा. राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा डेटा माइनिंग. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. डेटा माइनिंग क्या होती है कि जो भी हमारे पास एक लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है, लार्ज वॉल्यूम का हमारे पास डेटा होता है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जब हम उसे क्लस्टर्स में ले आते हैं उसे हम कह देते हैं डेटा माइनिंग. हम डेटा को हमारा जो लार्ज एक डेटाबेस होता है, डेटा वेयर हाउस होता है, उससे डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जब एक्सट्रैक्ट वहां से कर लेते हैं लार्ज डाटा सेट्स में से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डेटा माइनिंग. इसलिए हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा माइनिंग. ठीक है. Next question is the region of values that corresponds to the rejection of null hypothesis at some chosen probability level is known as. तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है. so, कौन सा रीजन है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस? इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्रिटिकल रीजन. ठीक है. सो क्रिटिकल रीजन में जब हमारी वैल्यू फॉल करती है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. ए हमारे पास दिया हुआ है एनुअल रिपोर्ट्स. तो एनुअल रिपोर्ट्स जो है ये एक सेकेंडरी डेटा का सोर्स है. ठीक है. लार्ज सैंपल के साथ हमारा मैच होगा स्मॉल स्टैंडर्ड एरर. जैसे जैसे हम अपने जो सैंपल है, सैंपल का साइज है, उसे इंक्रीज करते जाते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड एरर है वो रिड्यूस होती जाती है. ठीक है. काई स्क्वायर टेस्ट ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है. ठीक है. एंड मल्टीपल रेगुलेशन के साथ मैच हो जाएगा वन डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट विच प्रोवाइड्स रैशनल फाइंडिंग्स इज कॉल्ड. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं डिटेल्ड रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट या फिर इंटरप्रेटिव रिपोर्ट. सो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटिव रिपोर्ट. इंटरप्रेटिव रिपोर्ट्स को हम रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स भी कहते हैं. ठीक है. उनमें यहाँ पर जो है वो डेटा को एसेस किया जाता है इन रिपोर्ट्स में, और जिनमें जो फाइंडिंग्स रहती हैं वो काफ़ी रैशनल होती हैं. ठीक है. इसलिए इनकी रिकमेंडेशन जो है वो काफ़ी सही भी मानी जाती हैं. इन रिपोर्ट्स को हम कहते हैं इंटरप्रेटिव रिपोर्ट. इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अगला सवाल है हमारा मार्केटिंग के ऊपर हमारा सवाल है. तो क्वेश्चन है मार्केटिंग to a very narrowly defined customer group desiring a distinctive mix of benefits is known as. तो एक narrowly defined customer group को टारगेट करने को हम कौन सी मार्केटिंग बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग या फिर टारगेट मार्केटिंग. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा नीश मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी. नीश मार्केटिंग क्या होती है? एक ऐसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम एक यूनिक मार्केट को टारगेट करते हैं. पूरे मार्केट के ऊपर फोकस करने के बजाय हम एक एक्सक्लूसिव मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं, एक सिंगल डेमोग्राफिक सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हैं. ठीक है. और वहीं से अपना सारा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं. उन्हीं कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करके अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं. इसे हम कहते हैं नीश मार्केटिंग. सो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास. इस क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर लिस्ट वन दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, हमें इनको मैच करना है. सबसे पहले है मेगा मार्केटिंग, इसके साथ मैच हो जाएगा पब्लिक रिलेशंस. सो मेगा मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम एक थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, लेबर यूनियन, बैंक्स, सेलिब्रिटीज़, जो एक लार्ज पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. उन लोगों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है. इसमें ये हमारा जो मार्केटिंग होती है इसको हम मेगा मार्केटिंग बोलते हैं. पेनिट्रेशन प्राइसिंग के साथ मैच हो जाएगा लो प्राइस. जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है तो उस टाइम पर अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी और ज़्यादा कस्टमर्स को लाने के लिए कंपनी जो इनिशियल प्राइस होता है उसको काफ़ी लो चार्ज करती है. इसे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं. प्रमोशन मिक्स के साथ मैच हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट. 5 तरह का प्रमोशन, 5 तरह की यहाँ पर स्ट्रेटजीज आती हैं प्रमोशन मिक्स में: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग. ठीक है. पोस्ट परचेज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ मैच करेंगे कोग्निटिव डिसोनेंस को. इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. कोग्निटिव डिसोनेंस होती है कि जब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है उसके बाद आपके माइंड में जो कंफर्ट या डिस्कंफर्ट आता है उसको हम कोग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं. कि आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, अब आपके माइंड में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट खरीद के मैंने सही किया या नहीं किया, ये जो प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया है ये मेरे लिए सही है या नहीं. तो इस तरह के जो थॉट्स आते हैं उनको हम कोग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं. ये किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद होता है. ठीक है. पोस्ट परचेज बिहेवियर में ही आता है.
ठीक है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि पब्लिक रिलेशंस तो प्रमोशन मिक्स में भी है, तो क्या हम 3 से मैच कर सकते हैं 4 को? देखिए ऐसा नहीं होगा, उस केस में आपका जो आंसर है वो सी आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेगा मार्केटिंग को मैच करेंगे तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस से होगा, तो यहाँ पर बाकी जो मैचिंग है वो सही से होगी नहीं। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर इवॉल्व। सो हमारे जो मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं उनकी इवोल्यूशन पे हमसे यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। सो सबसे पहले हमारे यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा प्रोडक्शन कंसेप्ट, उसके बाद आएगा सेलिंग कंसेप्ट, देन मार्केटिंग कंसेप्ट, कस्टमर कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सिंपल ट्रेड इरा होता था, यहाँ पर ये प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो प्रोडक्शन कंसेप्ट आता है, फिर सेल्स कंसेप्ट आया, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इरा आता है, फिर मार्केटिंग कंपनी इरा, उसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग आती है, और अब हमारी जो चल रही है दैट इज़ सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है। तो इस तरह से ये इवोल्यूशन हुई है मार्केटिंग के कंसेप्ट की, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है सेल्स प्रमोशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन रूरल एरियाज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेल्स प्रमोशन का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर पे रूरल एरियाज में भी। यहाँ पे सेकंड हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है रूरल पीपल इन इंडिया गिव अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है। सेल्स प्रमोशन क्या होती है? सेल्स प्रमोशन जो है वो एक शॉर्ट टर्म टूल है, ठीक है, जिसको कंपनी यूज़ करती है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। सेल्स प्रमोशंस में कंपनी जैसे कि डिस्काउंट देना, कंटेस्ट चलाना, ठीक है, रीबेट, इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं वो कंपनीज यूज़ करती हैं अपनी शॉर्ट टर्म में अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। और रूरल एरियाज़ में कंपनीज जब इनको यूज़ करती हैं तो उसका भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स ये सही हैं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर एडा मॉडल दिया हुआ है, यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। ये जो हमारा एडा मॉडल है ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। तो ए के साथ बी हो जाएगा। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, ये एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस को जानने का एक मॉडल होता है, तो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस के साथ हम इसको मैच करेंगे, 2 के साथ डी हो जाएगा। होवार्ट एंड सेठ मॉडल, ये कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल है। एंड इन्फॉर्मेशन सर्च, ये कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस का सेकेंड स्टेप होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी डैश डिलीवर्स एन इंप्रेशन दैट इट कैन स्ट्रेंथन और वीकन अ कस्टमर्स व्यू ऑफ ए कंपनी। तो इसका राइट आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है दैट इज ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? एक इमेज होती है कंज्यूमर की, कंपनी की कंज्यूमर्स के माइंड में। ठीक है। तो अगर एक किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की जो ब्रांड इक्विटी है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो कस्टमर का व्यू है कंपनी के बारे में उसको स्ट्रेंथन करेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है अपनी ब्रांड इक्विटी को कंज्यूमर्स के माइंड में वो प्रीमियम लाने में, वो एक पॉजिटिव इमेज बनाने में, तो जो कंज्यूमर्स हैं उनके व्यू में एक कंपनी की जो इंप्रेशन है वो वीकन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ब्रांड इक्विटी होगा। ठीक है। अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन का कि आंसर कोई और हो सकता है, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का जो लग रहा है दैट इज ब्रांड इक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, मीडिया टाइप हमें दिया हुआ है और इस दूसरी तरफ एडवांटेजेस दिए हुए हैं। सो देखो न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है वो मिलता है कि इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलती है कि हर लोकल एरियाज़ के हिसाब से हम वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। टेलीविजन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है दैट इज़ हाई रीच। ठीक है। नेशनल लेवल के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो सो टेलीविजन के थ्रू आप कर सकते हो। डायरेक्ट मेल का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पर्सनलाइजेशन, क्योंकि इसमें आप कंज्यूमर्स के हिसाब से उसके बिहेवियर को समझ के यहाँ पर जो है वो उनको मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो इसका हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो पर्सनलाइजेशन होता है। नेक्स्ट ने दिया हुआ है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कौन से टाइप का मीडिया होता है ये मैंने बहुत यहाँ पर सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के हिसाब से एक ही बच गया है हमारे पास, तो उसको हम सेकंड के साथ मैच कर देंगे रिलेटिवली लो कॉस्ट के साथ, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले 3 को अगर आप मैच करोगे तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। इंटरेस्ट ये कौन सा मीडिया होता है ये मुझे भी नहीं पता है। ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग कंसेप्ट कन्वर्ट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू मनी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सेलिंग कंसेप्ट होता है वो कहता है कि एक कंज्यूमर को अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उसके लिए आपको एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी, आपको उसको परसुएड करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी इंडिविजुअल आपके प्रोडक्ट को बाई नहीं करेगा, तब तक आपके प्रोडक्ट को कोई बाई नहीं करेगा जब तक आप उसे परसुएड नहीं करोगे। तो इसलिए जो सेलिंग कंसेप्ट होता है, जो प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया है उसको मनी में कन्वर्ट करता है थ्रू एग्रेसिव सेलिंग। मार्केटिंग कंसेप्ट कन्वर्ट्स कस्टमर्स नीड्स इनटू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाएंगे, उनकी नीड्स और वांट्स को समझ के बनाएंगे ताकि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मार्केटिंग कंसेप्ट जो है कस्टमर की जो नीड्स होती हैं उनको प्रोडक्ट्स में बदलता है, क्योंकि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स की नीड के हिसाब से ही बना रही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज द मास मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इसका राइट आंसर हमारा हेनरी फोर्ड होगा। हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन को ये लेकर के आए थे, मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट ये लेकर आए थे। जब आप मास लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करोगे तो आप उसको बेचने के लिए मास मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मास मार्केटिंग को भी ऑप्टिमाइज किया था हेनरी फोर्ड ने। मास मार्केटिंग होती है, इसमें हम एक सिंगल सेगमेंट के ऊपर, सिंगल डेमोग्राफिक सेगमेंट के ऊपर फोकस ना करते हुए पूरे होल मार्केटिंग, जो हमारा पूरा मार्केट है उसके ऊपर फोकस करते हैं, सारी पॉपुलेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि डेमोग्राफिक डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, तो जब हम पूरे मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं, मास लेवल के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं मास मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप। आपने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटेंसिव ग्रोथ, इंटीग्रेटिव ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। तो देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप होता है कि जब कंपनी ने जो सोचा था वो कर नहीं पाए, यानी कि आपने जो प्लान किया था, जो आपका डिजायर्ड गोल था और जो आपकी एक्चुअल अचीवमेंट है उसमें डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ऐसे होना चाहिए था कि स्ट्रेटेजिक गैप को फिल करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप को फिल करने की ही स्ट्रेटेजी है कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे हम अपने डिजायर्ड परफॉर्मेंस तक कैसे पहुँचे, उसी के लिए तीनों स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, सो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एम्बिग्यूटी लग रही है, लेकिन इसके क्वेश्चन के हिसाब से आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते थे, 1, 2 एंड 3। इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कंपनी या तो नए मार्केट में जाती है या फिर नया प्रोडक्ट लेकर के आती है, एग्जिस्टिंग मार्केट में भी हो सकता है प्रोडक्ट या फिर नए मार्केट में भी हो सकता है। इंटीग्रेटिव ग्रोथ में कंपनी मर्जर्स करती है, एक्विजिशंस करती है, टेक ओवर्स करती है। एंड डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ में कंपनी जो है वो अपने जो उसका एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो होता है प्रोडक्ट्स का, उससे एक नया पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करती है, नए प्रोडक्ट्स नए सर्विसेज लाने की कोशिश करती है ताकि वो नए मार्केट्स को टैप कर सके। ठीक है, सो ये तीनों ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप को फिल करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव ए ग्रेट डे।